बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कच्ची डोर। कुछ जिंदगियां महज दिनों का कॉपी पेस्ट होती हैं। जैसा कल था वैसा आज है और आने वाला कल भी लगभग वैसा ही होगा। वही सुबह 6:30 बजे अलार्म बजेगा, दूध वाला आवाजें लगाएगा, गैस पर चाय चढ़ेगी और इस सोसाइटी के फ्लैट्स में रहने वाली मेरी जैसी तमाम महिलाएं घर के कामों में जुट जाएंगी। हाँ, मेरे जैसी। करीबन 1 साल से, या यूं कह लो कि जब से प्रणय से शादी हुई तब से मेरी जिंदगी ऐसी ही थी जैसे किसी काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको प्रोग्राम कर दिया हो। आज भी वैसी ही सुबह थी। डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी तिरछी करके बैठा प्रणय नाश्ता कर रहा था। एक हाथ में अखबार, दूसरे में ब्रेड टोस्ट। बीच बीच में उसी टोस्ट वाले हाथ से अपना चश्मा भी एडजस्ट करता। मैं उसके ठीक सामने बैठी टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी। बस अब नहीं चाहिए आरुषि, उसने मना किया। टोस्टर बंद करके मैं टेबल का सामान समेट ही रही थी कि चीनू भी वहां ठुमकते हुए चली आई। गोल मुंह, पतले गुलाबी होंठ और बालों का घूंघर माथे पर इधर उधर डोलता हुआ। अरे हाँ, बताना ही भूल गई, चीनू यानी प्रणय की 2.5 साल की लाडली। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है और चीनू 2.5 साल की है। प्रणय की पहली पत्नी से पहली औलाद। गुड मॉर्निंग है सबको, चीनू ने तोतली आवाज में कहा और उचक कर प्रणय की गोदी में बैठ गई। चलो सबसे पहले ब्रश करो फटाफट, उसका कंधा पकड़ते हुए मैंने रोबोट जैसी टोन में कहा। रोबोट ही कहते हैं ना इमोशनलेस, भावना रहित मशीनों को। मैं वही रोबोट बन जाती थी चीनू के सामने। न चेहरे पर कोई लोच, न आंखों में भाव, न आवाज में लहर। ब्रश करवाकर वो फुदकती कूदती कमरे में उधम मचाने लगी। अरे भाई पकड़ो 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 कहकर प्रणय भी उसके साथ दौड़ने लगा। सोफे से दीवान, दीवान से सेटी, फिर मोड़े पर फुदकती हुई वो टेबल पे कूदी ही थी कि डिसबैलेंस हो गई। वो तो प्रणय ने थाम लिया, वरना चोट भी लग जाती। उसे मेरे पास बिठाते हुए बोला, देखना इसको, आजकल नई शरारतें सीख ली हैं। मैंने बस मैं जवाब दिया। देखती ही तो थी उसको मैं, जैसे कोई 9 to 5 जॉब वाला नौकरीशुदा आदमी अपने कामों को देखता है। हाँ, नौकरी। वरना मुझे तो नहीं लगता कि किसी ससुराल में नई बहू का स्वागत ये कह के होता होगा कि ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, अब संभालो। मेरा हुआ था जैसे किसी नए नौकरी पेशा को उसका काम समझाया जा रहा हो। मेरा परिचय भी बतौर चीनू की मां करवाया जाता, लेकिन मैं नहीं थी मां। ममता का जो स्रोत मेरे सीने में बहना चाहिए था वो नहीं बहता था। चीनू को सीने से लगाने की जो कसक उठनी चाहिए थी वो नहीं होती थी। बस दिलो दिमाग में एक ख्याल चौकड़ी जमाए बैठा रहता कि मैं उसकी मां नहीं हूं। कभी कभी सोचती हूं कि जब चीनू बड़ी हो जाएगी, ममता और जिम्मेदारी में फर्क समझने लग जाएगी, तो मुझे दोषी मानेगी क्या? मैं उसे कह दूंगी कि जानबूझकर नहीं किया, बस नाटक नहीं कर पाई तुझे प्यार करने का, तुझ पर ममता लुटाने का छल नहीं रच पाई। प्रणय जा चुका था। मैं घर के काम निपटा रही थी और वो घर भर में खिलौने लिए डोल रही थी। रिमोट कार, बोलने वाली गुड़िया और भी न जाने क्या क्या। इसके अलावा और भी कई खेल थे उसके। कुशन का पहाड़ बनाकर चढ़ना, वाज से फूल निकाल कर बिखेरना, और आज एक नया था, दरवाजे की कुंडी लगाना, और सिर्फ बंद करना आता था उसे। चीनू ऐसे नहीं करते। उसने बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो मैंने रूखी आवाज में जरा सा डांट दिया। चिंचा कत्ता मम्मा, उसने टीवी की ओर उंगली दिखाते हुए किसी कार्टून कैरेक्टर की शिकायत की। हाँ ठीक है, तुम नहीं करना अब।
कहते हुए मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आधे घंटे पहले संभाले और अब पूरी तरह बिखरे कमरे को देखने लगी। ये बच्चे एक जगह क्यों नहीं बैठते और सामान कितना बिखेरते हैं, जैसे हाथों में कोई खुजली होती रहती हो। चीनू की जगह अगर मेरा बच्चा होता ना तो मैं 2 थप्पड़ मार के सुधार देती। मेरा बच्चा। मैंने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। मुझे याद आने लगा वो दिन जब बाबा प्रणय का रिश्ता लेकर आए थे, उनके बॉस के भतीजे का। बाबा मुझे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है। बाबा ने तर्क दिया कि शादी के बाद भी पढ़ाई की जा सकती है। 22 की उम्र में आजकल कौन शादी करता है, लोग क्या कहेंगे। मैंने बाबा को डराना चाहा लेकिन वो डरे नहीं। डर की जगह लोभ ने ले ली थी, मेरी खुशियों के लोभ ने। लड़के का अपना घर है, इकलौता है, दिल्ली में अकेले रहता है। जब भी रिश्ते के बारे में सोचती तो मन में कुछ खटकता कि मुझ जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की को ऐसा रिश्ता कैसे मिल गया। मुझे एक बार और मिलना है लड़के से, अकेले। जिस रोज मैंने माँ बाबा को कहा तो वो ऐसे खुश हुए जैसे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी हो। मैं ये सब याद कर ही रही थी कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंकी। गेट खोलकर बाहर आई तो कोई नहीं दिखाई दिया, न सीढ़ियों पर न लिफ्ट पर। भुनभुनाते हुए मैं घर के सामने पहुंची तो पांव ठिठके। फ्लैट की इकलौती एंट्री पर जो लोहे का डिजाइनदार दरवाजा लगा था, जिस पर कुछ दिनों पहले मैंने मच्छर वाली जाली वेल्ड करवाई थी, जिसे मैं खुला छोड़कर आई थी, वो बंद था। चीनू, चीनू, खोलो इसे। मैंने हैंडल खींचते हुए पुकारा। मम्मा बंद हो गई, मम्मा बंद हो गई। भीतर चीनू ताली बजा बजा कर हंस रही थी। वो नहीं जानती थी कि मैं इस पार थी, खुले कॉरिडोर में, और वो एक दरवाजे के रास्ते वाले घर में कैद। कैद का एहसास तब होता है जब हम उसे महसूस करते हैं, जानते हैं कि कैद क्या है और आजादी क्या। चीनू अंदर निश्चिंत खेल रही थी, जैसे जानती हो कि मैं हूं तो वो ठीक है, हिफाजत से है। मैंने थोड़ा धक्का लगाते हुए दरवाजा खींचा लेकिन वो नहीं खुला। 3 फुट दूरी वाली खिड़की से भी हाथ डालकर कोशिश की लेकिन हाथ नहीं पहुंचा। गमले पर पैर टिकाए, थोड़ा उचक कर, झूल कर दोबारा कोशिश की लेकिन सब बेकार। उफ, क्या करूं भगवान, कहां फंसा दिया मुझको। मैं झल्लाई। पता नहीं मैंने फंसाना किसे बोला, आज की सिचुएशन को या फिर जिंदगी को। रोना आ रहा था मुझे, जाने आज की वजह से या उस रोज की वजह से जब मैं प्रणय से मिलने गई थी। मैंने आंसुओं को घोंटा, यादों के 2 घूंट गले से उतर गए। उस रोज मैं और प्रणय कैफे में थे। कॉफी की महक के साथ उसको थोड़ा बहुत समझ पाई थी मैं। ठीक लगा था वो, हाँ की जा सकती थी उसको। आई होप चीनू एंड यू विल बी फ्रेंड्स। निकलते वक्त उसने कहा था। चीनू कौन? मेरे सवाल का जवाब मिला। चीनू माय डॉटर। वहां से घर पहुंचने तक चीनू माय डॉटर ये जवाब मेरे दिमाग में घूमता रहा, किसी डिब्बी में बंद छर्रे की तरह, इधर उधर सब तरफ। एक और गहरी सांस के साथ दूसरा घूंट गले से उतर रहा था। वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप, क्यों किया ऐसा आपने? उस रात मैं माँ बाबा से सिर्फ इतना ही पूछ पाई थी। जवाब में जाने कितने डर और कितने भरोसे थमा दिए थे बाबा ने। डर कि कहीं मैं किस्मत की नेमत खो न दूं, और भरोसा कि प्रणय खुश रखेगा मुझको। भरोसा मुझे भी था, शायद इसीलिए ना नहीं कह पाई। मेरी चुप्पी को कब हाँ समझ लिया गया, कब तारीख निकली, कब तैयारियां शुरू हुई, याद नहीं। याद रही तो विदाई के वक्त कही माँ की बात, प्रणय किस्मत का मारा है बेटा, वरना कौन चाहता है दूसरी शादी करना। और देखना तू उस बच्ची से एक रोज खुद प्यार करने लगेगी, मुझे भरोसा है। माँ को मुझ पर भरोसा था और मुझे खुद पर यकीन कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और देखो हुआ भी वही। आज तक नहीं महसूस कर पाई कि मैं चीनू की माँ हूं। दीवार से टेक लेकर खड़ी मैं भीतर कमरे को देख रही थी। चीनू का उधम जारी था। मैगजीन के पन्ने फाड़ रही थी वो। चीनू, मैंने रुखाई से पुकारा। उसके हाथ सहमे। मैंने फौरन नरमी लाते हुए कहा, इसे खोलो ना। नहीं आता मम्मा।
उसने हाथ नचा कर कहा जैसा अक्सर शरारत में कहती थी। बड़ी मुश्किल से नरमी के 2 कतरे बटोरते हुए मैंने कहा, अगर दरवाज़ा खोला तो तुमको एक टॉय मिलेगा। हाँ। उसने फ़ौरन मैगज़ीन छोड़ी और सीधे मेरे पास आ गई। मैं उसे कुंडी बाहर घुमाते हुए खींचने को कहने लगी। उसे समझ नहीं आया। वो कुंडी घुमाती जा रही थी गलत तरफ और दरवाज़ा 2 कड़ी और बंद होता जा रहा था। सामने घड़ी की खिसकती सुइयां मुझे दिमाग में महसूस हो रही थीं, जैसे कुछ रगड़ खाकर चल रहा हो। 12 बज रहे थे। पूरा 1 घंटा बीत गया था, मुझे यूं बाहर और चीनू को अंदर। मैंने सामने जाली की खांचों में से नज़र दौड़ाई। वो पर्दे को पकड़कर झूल रही थी, गोल गोल घूमती हुई। तभी मेरी निगाह पर्दे की रॉड पर चली गई। कहीं इसने जोर से पर्दा खींच दिया तो? चीनू, पर्दा छोड़ो, मैंने कहा तो उसने ओके मम्मा कहकर पर्दा छोड़ दिया, लेकिन मेरा मन घबराहट ना छोड़ पाया। वो वापस खेलने में मगन हो गई। आदी थी वो अकेले खेलने की। मुझे याद नहीं कभी कि मैंने उसके साथ वो बच्चों का फेवरेट ता जा वाला खेल खेला हो या कभी पांव पर बिठाकर उसे झूला झुलाया हो। मम्मा, बुक्कू लगी, चीनू ने मेरा ध्यान खींचा। तो मैं क्या करूं? मैंने झल्ला कर कहा। उसने सुना नहीं या शायद समझा नहीं। अब भी अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझको देख रही थी, किसी नन्ही चिरैया की तरह। मम्मा, खाना, उसने डाइनिंग टेबल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। सुबह के टोस्ट, बिस्किट, नमकीन सब रखे थे, लेकिन मेज के बीचों बीच। ये उन तक पहुंचेगी कैसे? और उसे तो डिब्बे खोलने भी नहीं आते। मैं दरवाजे से एकदम सट कर झांकने लगी। पंजे के बल कुर्सी पर खड़ी वो मेज पर उचक रही थी। कुर्सी का पाया तिरछा होने लगा। अगर ये और उचकी तो कुर्सी गिर जाएगी। मैंने बेचैनी से पुकारा, चीनू चलो एक गेम खेलते हैं। उसने पलटकर मुझे देखा जैसे पूछ रही हो, सच्ची मम्मा? मैंने दोबारा पुकारा तो वो उतरकर वापस आ गई। हम झूठ मूठ का खाना खाते हैं, मैंने दरवाजे के इस तरफ हथेली फैलाते हुए कहा। तुम भी करो ऐसे। उसने अपनी 2.5 इंची हथेलियां फैलाईं और मेरी नकल करते हुए झूठ मूठ के कौर बनाकर खाने लगी। बहुत भूखी थी शायद, काफी देर तक खाती रही। ये छलावे तो दिमाग के लिए होते हैं, पेट तो अनाज की खुराक मांगता है। मैं जानती थी कि अब नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर खाली आंतें कुलबुलाने लगेंगी। तब कौन सा स्वांग रचूंगी? चीनू को वहीं बैठा छोड़कर मैं आहिस्ता से उठी और मदद के लिए पड़ोस तलाशने लगी। लगभग हर फ्लैट की घंटी बजाई। आस पड़ोस में सारे वर्किंग कपल्स रहते थे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी की तबीयत ना ठीक हो या दफ्तर जाने का मन ना हुआ हो। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गई, लेकिन कोई नहीं मिला। भारी उदास कदमों से मैं वापस वहीं थी, लेकिन चीनू वो नहीं थी। यहीं दरवाजे से 2 फुट दूर ही तो बैठाकर छोड़ के गई थी उसे। कहाँ चली गई? चीनू, आवाज लगाते हुए मैंने घर में नजरें दौड़ाई। भीतर जाती गैलरी में, डाइनिंग टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे, सब तरफ। चीनू, मेरी आवाज कांपी। बिजली का बोर्ड, बाहर को खुलती हुई खिड़कियां, वॉशिंग मशीन का लगा हुआ स्विच, उसके पास रखा हुआ स्टूल, रसोई गैस, जहन में कौंधता एक एक सामान मुझे डराने लगा। कहाँ गई? ठीक तो होगी ना वो? चीनू, ये देखो मैं क्या लाई हूं, मैंने कांपती हुई आवाज थामते हुए पुकारा। सोफे के पीछे से पहले 2 हाथ और 2 आंखें झांकी और फिर उसका पूरा चेहरा। क्या लाई मम्मा? कहते हुए वो दौड़ कर वापस आ गई। अब यहीं रहना मेरे सामने, कहीं नहीं जाना, मैं एक सांस में बोल गई। घबराहट में अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। शब्द सांसों के तरह ऊपर चढ़ने लगते हैं। मेरे कहने पर चीनू काफी देर तक बैठी रही, लेकिन कब तक? सब्र भी मियाद लेकर आता है। एक वक्त तक टिके रहने के बाद दरकने लगता है और फिर बेचैनी उन दरारों से रिसने लगती है, जैसे मेरी और चीनू की रिस रही थी। वो कभी दरवाजे की तरफ पीठ करके खाली साएं साएं करते घर को देखती, फिर घबरा कर मेरी ओर पलट जाती। कभी उसे रोना आता, गाल फूल जाते, रुआंसी आवाज में पुकारती, मम्मा आ जाओ, यहीं तो हूँ, ये देखो। कहते हुए मैं जाली पर अपनी हथेली टिका देती। वो उंगलियों से छूने की कोशिश करती, लेकिन
छू नहीं पाती। सिर्फ सामने रहना काफी नहीं होता, एक वक्त बाद हाथ लम्स मांगते हैं, छुअन चाहते हैं। सामने तो टीवी स्क्रीन और सिनेमा का पर्दा भी रहता है, लेकिन हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। मेरे सामने भी ये बड़ा सा कमरा किसी 70 mm की स्क्रीन सा था। थोड़ी देर बाद चीनू वहीं जमीन पर औंधे होकर सो गई। मैं उठकर बिल्डिंग से नीचे झांकने लगी। 12वीं मंजिल से नीचे सब कुछ छोटा दिख रहा था, मेरी उम्मीद जितना। कोई है क्या? मैंने आवाज हवा में फेंकी, लेकिन कोई जवाब वापस नहीं आया। गुस्सा आ रहा था मुझे इस इकलौती एंट्री वाले घर पर, इस नदारत रहने वाले पड़ोस पर। मैंने दरवाजे पर जोर का हाथ मारा, वो झन्ना उठा। आवाज शायद तेज हो गई थी। चीनू कुनमुनाते हुए उठ गई, उसका सब्र टूट गया था। मम्मा भूख लगी, निन्नी आई। चीनू इज अ गुड गर्ल ना, रोती नहीं है ना? पूछते हुए पता नहीं क्यों मेरी आवाज पहले भर्राई और फिर एक कतरा गालों पर लुढ़क पड़ा। बिखरने लगी थी वो, रोती हुई जमीन पर पांव रगड़ने लगी। तभी उसके पांव से लगकर किसी टूटे खिलौने का हिस्सा दरवाजे के नीचे आधी इंची संद से झांकने लगा। उफ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। परेशान दिमाग में अक्सर गायब सी हो जाती हूँ मैं, कुछ नहीं देख पाती, जैसे ये संद नहीं देखी थी। और खिड़की का ध्यान भी नहीं आया था, अगर ध्यान दिया होता तो शायद। चीनू मोबाइल उठाना, चलो पापा से बात करते हैं, मैंने कहा तो वो डुक डुक करती हुई मोबाइल उठा के ले आई। मेरे बताए मुताबिक वहीं दरवाजे के नीचे से मोबाइल जोर से सरका दिया। मैंने फटाफट उसे उठाया और प्रणय को कॉल लगा दी। घंटी बज रही थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हाँ अरु, उसकी आवाज सुनते ही मैं रो पड़ी। हेलो प्रणय, चीनू। जबान से बस ये 3 शब्द निकले और सिसकी बंद गई। वो मुझे एक टक देखने लगी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो, हैरान हो कि आज उसकी मम्मा रो रही है। मैं आ रहा हूं आरू, परेशान मत होना। प्रणय के कहे ये शब्द मुझे तसल्ली दे रहे थे। तमाम नेगेटिव बातों में भी अब दिमाग पॉजिटिव चीजें सोचने लगा कि अच्छा हुआ इसने लकड़ी वाला दरवाजा नहीं लगाया, अच्छा हुआ कि ये भीतर थी मैं बाहर, अच्छा हुआ कि मैंने प्रणय को बुला लिया था। मैं चीनू को उसकी पसंदीदा पोएम सुनाते हुए सोसाइटी का मेंटेनेंस नंबर ढूंढ रही थी। चीनू उसके साथ एक्शन करते हुए गा रही थी। नंबर जैसे ही मिला मैंने डायल किया, कॉल रिसीव हो गई। हेलो, मैं 12/4 से बोल रही हूँ। हाँ, एक इमरजेंसी है, मैं दरवाजे के बाहर हूँ और भीतर मेरी बेटी रह गई है। रॉ में बोलते हुए मैं अचानक रुकी। बेटी। मन ने ये शब्द फिर दोहराया तो दिल में कुछ तरंग उठी, जैसे किसी ने, नहीं मैंने ही, कोई तिनका फिरा दिया हो। उधर मेंटेनेंस वाला मुझे कह रहा था कि वो 10 मिनट में कारपेंटर भेज रहा है, और इधर मैं दरवाजे की जाली पर खड़ी चीनू को सहलाने की कोशिश करने लगी। उंगलियां उस पर फिर रही थीं और मन में कई रोशनी पुंज चमक रहे थे। बस 10 मिनट, ये जरा सा वक्त है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जो पहले था वो भी और जो नहीं था वो भी। बस 10 मिनट बाद मैं, चीनू एक साथ। लिफ्ट के खुलने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। हाथ में कुचैला सा बैग थामे एक आदमी इधर ही चला आ रहा था। मैं बेचैन सी बिखरती हुई उसे सब बताने लगी कि कैसे मैं बाहर गई, कैसे मेरी बेटी ने भीतर से बंद कर लिया, कैसे पिछले 3 घंटे से अकेली थी वो, भूखी, डरी हुई, थकी हुई। उसने पहले दरवाजा देखा और फिर पास वाली खिड़की के पल्ले। दरवाजा तो दिक्कत है, ये जाली निकल जाएगी, निकालूं? उसने पूछा और मैंने फौरन हाँ कर दी। 2, 4, 6, 8, उफ, कितना वक्त लग रहा था इसको। आखिरी नट खोलकर उसने जाली निकालते हुए मुझसे कहा, आप इससे भीतर जा सकती हैं। मैं फौरन गमलों पर पांव रखते हुए किसी तरह से भीतर घुस गई, अपने घर में, अपनी बेटी के पास। चीनू दरवाजे से निगाहें लगाकर मुझे बाहर ढूंढ रही थी। मैं नहीं दिख रही थी उसको। वो धीमी धीमी आवाज में मम्मा मम्मा पुकार रही थी। मैं उसके पीछे घुटने के बल बैठी तो वो पलट गई। शायद एहसास हो गया था उसे मेरा। वो धम से मेरे सीने से आ लगी, किसी डरे सहमे जीव की तरह रोने लगी, सुबक सुबक कर। उसके आंसुओं से मेरा आंचल गीला होने लगा। मैंने उसे और जोर से कस लिया।
जैसे माँ मुझे कसा करती थी जब मैं डर जाती थी, हदस जाती थी। सही कहा था माँ ने, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब तेरी बेटी बन गई। मेरी जबान पर बताशे की तरह ममता भरे 2 शब्द पिघल गए, मेरी बेटी। लिफ्ट खुलने की आवाज आई। मैंने दरवाजे से बाहर देखा तो प्रणय तेज कदमों से घर की तरफ चले आ रहे थे। मेरे रिश्ते की, मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की कच्ची डोर आज बहुत मजबूत हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।